Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study poem number 6 La Belle Dame Sans Merci, composed by John Keats. जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है और ये जो इस पोएम का टाइटल है इसका ये फ्रेंच टाइटल है, फ्रेंच लैंग्वेज का। इसका मीन्स है ला बेल डैम सेंस मर्सी। ला मीन्स ए, बेल मीन्स ब्यूटीफुल, डैम मीन्स लेडी, सेंस मीन्स विदाउट, मर्सी मीन्स मर्सी। ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो टाइटल है इस पोएम का 15वीं शताब्दी के फ्रेंच पोएट के एक गीत से लिया गया है। प्रश्न ये उठता है कि ये लेडी बेरहम निर्मोही महिला कौन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बताया गया है कि ये महिला और कोई नहीं जॉन कीट्स की प्रेमिका है, फैनी ब्राउन। फैनी ब्राउन जॉन कीट्स को प्रेम के लिए प्रोत्साहित करती है, परंतु फिर वह अचानक एक विचित्र सी बात पर उसका साथ छोड़ देती है। कहती है कि जॉन उससे कुछ इंच लंबा नहीं है, अर्थात उसकी बराबर हाइट का ही होगा, मात्र इस बात पर उसको छोड़ देती है। तो पोएट जो है वो नाइट एट आर्म्स कोई और नहीं है, ये पोएट खुद ही है। बर्फीली पहाड़ी के निकट यह उस सुंदर स्त्री से मिलता है, आकर्षित होता है और वह उसे आकर्षित होकर के पोएट जो खुद नाइट एट आर्म्स बना हुआ है, योद्धा बना हुआ है, ये पोएट खुद ही उसे फूलों की माला, बेल्ट और ब्रेसलेट इत्यादि उसे भेंट करता है और अपने प्रेम का इजहार करता है। इस बात पर वो लेडी उसे अपनी गुफा में ले जाती है। वहाँ उसे जंगली फल, शहद, ईश्वरीय भोजन उसको उपलब्ध कराती है और उसे वह प्यार करती है और लोरे गा करके सुला देती है। फिर स्वप्न में वह कवि जो नाइट एट आर्म्स बना हुआ है स्वप्न देखता है और उसमें बहुत से राजा, योद्धा, राजकुमार उसे दिखाई देते हैं और उसे वो चेतावनी देते हैं कि ये धोखेबाज महिला है, इसने तुम्हें ठग लिया है। और जितने भी वे स्वप्न में राजा, राजकुमार, योद्धा दिखाई दे रहे थे कि वे भी इस सुंदर स्त्री के द्वारा जो मर्सीलेस लेडी है इसके द्वारा ठगे गए हैं और उसने उसे भी ठग लिया है। लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने आप को वहाँ पहाड़ी के निकट अकेला पाता है और मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ पहाड़ी के निकट अकेला ठंड में घूमता रहता है। कुछ इस तरह से इस ला बेल डैम सेंस मर्सी की कहानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पोएम में 12 स्टेंजा हैं। पहले 3 स्टेंजाज में पोएट वॉरियर से प्रश्न करता है और उसके बाद बाकी 9 स्टेंजाज में वॉरियर पोएट के क्वेश्चंस का आंसर देता है। लेट अस स्टार्ट द पोएम। ओ व्हाट कैन एल दी, नाइट एट आर्म्स, alone and palely loitering, the sage has withered from the lake and no birds sing। जब पोएट वॉरियर को बर्फीली पहाड़ी के निकट अकेला घूमता हुआ देखता है तो वह उससे प्रश्न करता है, क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार का कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता है, तो इसलिए प्रश्न पूछता है पोएट कि भाई यहाँ तो कोई मनोरंजन का, आनंद का साधन ही मौजूद नहीं है,
तो फिर तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, तुम तो बड़ा परेशान लग रहे हो। तो कब पोएट वॉरियर से पूछता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, हे योद्धा, हे वॉरियर, तुम्हें एल मीन्स परेशानी, कि वह क्या चीज़ है जो आपको परेशान करती है। दी है ना, ये दी सेकंड पर्सन में आता है, लेकिन जनरली ये प्रयोग नहीं होता है। मोस्टली ये पोएट्री में ही प्रयोग किया जाता है। इसका सब्जेक्ट दाउ होता है, ऑब्जेक्ट दी, पजेसिव दाई, दूसरा दाइन, और सेल्फ फॉर्म इसकी होती है दाई सेल्फ। तो ये हमें समझना है कि ये दी क्या है, सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन की टेबल होती है उसमें किसी में तो दिया होता है, किसी में नहीं दिया होता है। ठीक है, तो इसे समझ लेंगे कि सेकंड पर्सन है। अलोन एंड पेलली लॉयटरिंग, तुम अकेले हो यहाँ और आपका चेहरा उतरा हुआ है, पीला सा है। लॉयटरिंग मीन्स निरुद्देश्य घूम रहे हो। यू आर वॉकिंग हेयर बिसाइड द स्नोई हिल साइड एमलेसली, तुम यहाँ बर्फीली पहाड़ी के निकट निरुद्देश्य घूम रहे हो अकेले। तुम्हें क्या परेशानी है, क्या चीज आपको परेशान कर रही है। इस तरह का प्रश्न पोएट वॉरियर से पूछता है। जबकि स्टूडेंट्स, ये वॉरियर कोई और नहीं है। वॉरियर नाइट एट आर्म्स इज नो वन एल्स बट द पोएट जॉन कीट्स हिमसेल्फ। मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई थी। तो ये अपने प्यार में धोखा खाया हुआ था, तो ये एक नाइट एट आर्म्स को संबोधित करते हुए अपनी खुद की कहानी को लिखता है, बताता है। आगे क्या कहता है, द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक। सेज कहते हैं ग्रास, ग्रीन ग्रास प्लांट्स। पोएट कहता है वॉरियर से कि लेक में झील, झील के चारों ओर जो हरे पेड़ पौधे खड़े हुए थे, हरियाली घास थी, हैज विदर्ड सूख गई है बर्फबारी के कारण। अत्यधिक ठंड है, उसके कारण झील के चारों ओर उगी हुई हरी घास भी सूख गई है। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कहता है कि यहाँ आप घूम रहे हैं तो घूमने का उद्देश्य जो होता है, हरी भरी वनस्पति होती है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, अनेक प्रकार के मनोरंजक दृश्य होते हैं। तो उसी बात को पोएट कहता है कि भाई झील के चारों ओर उगी हुई तो घास सूख गई है जिसका आप आनंद दे रहे हो, और पक्षी भी यहाँ गीत नहीं गा रहे हैं, चहचहा नहीं रहे हैं। तो इस बात को कवि पोएट से पूछता है, उसके चेहरे को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके इस प्रकार की प्रश्न करता है। सी इट वंस अगेन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, अलोन एंड पेलली लॉयटरिंग। When the poet looks a warrior walking alone beside the hillside, he was all alone. His face was tensed, and he was walking there aimlessly. There was no work, there was no scene which he was enjoying. The poet tells him again that the green grass around the lake has dried up, and the birds have also gone away to the warmer places, and there is no bird singing or chirping, chirping. The poet tells the warrior that even the birds have gone away to the warmer places, वे भी गर्म प्रदेशों को पलायन कर गए हैं, and no birds are chirping there. There is no sources of enjoyment beside the hillside. The hill is covered with snow.
in the next stanza. Oh, what can ail the knight at arms, so haggard and so woe-begone, and the squirrel's granary is full, and the harvest is done. The poet again asks the warrior, knight at arms. नाइट एट आर्म्स किसे कहा जाता है? सशस्त्र योद्धा। युद्ध के लिए जो योद्धा जाता है अपने सारे सामान वह पहनता है, सुरक्षा के भी और हमला करने के भी। तो उस स्थिति में जो योद्धा होता है उसे सशस्त्र योद्धा या नाइट एट आर्म्स कहा जाता है। ए वॉरियर, ए सोल्जर आर्म्ड विद वेपन्स, हथियारों से, शस्त्रों से, अस्त्रों से युक्त योद्धा को, सैनिक को नाइट एट आर्म्स कहा जाता है। तो योद्धा से पुनः क्वेश्चन करता है, व्हाट कैन एल दी, आपको क्या चीज़ सता रही है, क्या आपको इतना, कौन सी चीज़ आपको इतना परेशान कर रही है। सो हैगर्ड, तुम इतने थके हुए, हैगर्ड मीन्स थके हुए, वरीड एंड टायर्ड, तुम इतने थके हुए और चिंतित दिखाई दे रहे हो। एंड सो वो बिगोन, वो मीन्स होता है दुख, बिगोन मीन्स सहन किए हुए। आप कौन सा दुख सहन किए हुए हैं, आप इतने दुखी क्यों हैं। द पोएट टेल्स द वॉरियर दैट ही लुक्स टायर्ड एंड worried. He looks sorrowful. The squirrel's granary is full. Squirrel गिलहरी का, granary means अन्न भंडार। A place where corn is stored is placed for the future use. भविष्य के प्रयोग के लिए जहाँ पर अनाज को एकत्र किया जाता है उसे ग्रेनरी या अन्न गृह कहा जाता है। तो कवि कहता है वॉरियर से कि गिलहरी का अन्न गृह भी भरा हुआ है। गिलहरी ने भी शीत ऋतु के लिए अपने भोजन को संग्रहित अपने अन्न गृह में कर लिया है। तो ये चीज़ें जो गिलहरी के द्वारा अपना अन्न गृह जाड़े के मौसम के लिए भर लेना संकेत करता है कि इस समय जाड़े का मौसम आ चुका है और इस समय यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है जिसे आप यहाँ पर देख रहे हो। एंड द हार्वेस्ट इट हैज डन, जो फसल है वो भी पक चुकी है और उसे काट लिया गया है और संग्रहित कर लिया गया है। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि वहाँ ऐसी कोई भी क्रियाकलाप नहीं हो रहा है जिसे वहाँ रुक करके घूमते हुए कवि देख रहा हो। द पोएट inquires of the warrior and inquires the warrior what is troubling him. He looks very tired and worried and he looks sorrowful. The squirrels has gathered corn, has gathered food for the winter because the winter has set in. Every activity has stopped now due to heavy snowfall. Even the harvest has been reaped and gathered, so no activity is happening there. Now come to the third stanza. अब कवि वॉरियर को देख करके कहता है, उसके चेहरे को देखता है, कहता है, उसके चेहरे की स्थिति को यहाँ पर वर्णन करता है पोएट। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज fast with earth too.
पोएट, यहाँ पर आई जो है वह पोएट है। इन पहले 3 स्टेंजा में पोएट है फर्स्ट पर्सन, बाकी 9 स्टेंजाज में जो फर्स्ट पर्सन आ रहा है वह वॉरियर है। तो वॉरियर को देख करके पोएट कहता है आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। मुझे अर्थात कवि को, दाई देखे पजेसिव आ गया, ये दाव का पजेसिव है सेकेंड पर्सन में। कवि कहता है कि उसे उसके माथे पर, ब्रो मीन्स भौं या माथा, माथे पर कुमुदनी का फूल दिखाई देता है। कुमुदनी का फूल मीन्स कि उसके चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वह चिंतित है और चिंता के कारण उसका माथा, उसकी भौं सफ़ेद दिखाई दे रही है। सफ़ेदी का मीन्स होता है, इसमें मेटाफर है, इसमें इस लाइन में मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच है। माथे पर सफ़ेदी का दिखाई देना कवि के द्वारा वॉरियर के माथे पर कुमुदनी के फूल के जैसी सफ़ेदी का दिखाई देने का अर्थ है कि वॉरियर चिंतित है, उसका मन तनावयुक्त है, वह कन्फ्यूजन में है। When the poet looks at the face of the warrior, he thinks that the warrior is tensed. He is in confusion, with anguish moist. पीड़ा, anguish means पीड़ा, और पीड़ा के कारण कष्ट के कारण, मानसिक वेदना के कारण उसके चेहरे पर क्या है? गीलापन है। फीवर ड्यू, इसे बुखार के आने पर शरीर पर, माथे पर पसीने की बूंदें झलक आती हैं, उसी प्रकार से कवि वॉरियर के चेहरे को देखता है और उसके चेहरे पर आई पसीने की बूंदों को देखकर कहता है कि उसे निश्चित रूप से किसी मानसिक वेदना का प्रकोप झेलना पड़ रहा है, वॉरियर किसी मानसिक वेदना में है। एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विद अ टू, और उसके चेहरे को देख करके कहता है कि हे वॉरियर, दाई मीन्स तेरे, चीक्स मीन्स गाल, ए फेडिंग रोज मुरझाते हुए गुलाब की भांति हैं, फास्ट विद अ टू बहुत तेजी से मुरझा गए हैं। कवि वॉरियर के चेहरे को देख करके कहता है कि उसके चेहरे पर जो तेज चमक होनी चाहिए थी वह नहीं है, उसके गाल मुरझाए हुए गुलाब के फूलों के समान हैं। जैसे गुलाब के फूल मुरझा जाते हैं और उन पर चमक, गुलाबीपन नहीं रहता है, तो उसी बात को पोएट वॉरियर को देख करके कहता है। See it once again. The poet tells the warrior that he sees the whiteness of worry on his face. Looking at the face of the warrior, the poet says that the warrior is in great tension and confusion. That is why he is mentally disturbed, and his face is full of the drops of sweat, which indicates that he is mentally disturbed. His cheeks are glowless, चमक रहित हैं। His cheeks are as faded as the fading rose. उसके गाल इस प्रकार से निस्तेज हैं, फेडेड मीन्स मुरझाए हुए, निस्तेज हैं जिस प्रकार से एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल होता है। इस प्रकार के प्रश्न कवि करता है। अब प्रश्नों के उत्तर वॉरियर देता है। क्या कहता है वॉरियर? अब यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है ये वॉरियर है। क्या कहता है? आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, फुल ब्यूटीफुल, ए फेरीज चाइल्ड, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट, एंड हर आइज वर वाइल्ड।
वॉरियर पोएट के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहता है कि आई मेट ए लेडी इन द मीड्स। मीड्स मीन्स चारागाह, ग्रासलैंड। वह एक सुंदर स्त्री से चारागाह में मिला। फुल ब्यूटीफुल, फुल मीन्स वेरी, ब्यूटीफुल सुंदर, वह बहुत सुंदर थी। ए फेरीज चाइल्ड, परी के बच्चे की समान, परी की संतान के समान वह बहुत अधिक सुंदर थी। परियों की संतान बहुत सुंदर होती हैं, तो वह इतनी सुंदर थी जितनी परी की संतान होती है। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल चमकदार, काले और लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पांव हल्के थे। मीन्स वह बड़ी धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, घूम रही थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी मदमस्त आंखें थी। उसके नेत्रों को देख करके स्पष्ट प्रेम झलक रहा था। See it once again. When the poet asks many questions from the warrior answers his questions. The warrior tells the poet about the cause of his sadness, of his mental confusion. He tells him that he meets a lady in the grassland, in the meadow. She was very beautiful. She was as beautiful as the child of a fairy. Her hair was long. Her hair was black, shiny and long, touching her knees. उसके घुटनों तक वे आए हुए थे। And she was moving softly and lightly. Her eyes were full of love. Her eyes were big and full of love. Her eyes were passionate. So, to see the beautiful lady, he gets attracted. Okay, students? और जब वह उसकी सुंदरता से आकर्षित हो जाता है, तो वह अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उसे कुछ देता है, ऑफर करता है। टू एक्सप्रेस हिज लव टू हर, he offers, I made a garland for her head. आगे कहता है कि I made a garland for her head and bracelets too and fragrant John. She looked at me as she did love and made sweet moan. When the warrior tells the poet when he gets attracted by the beauty of the beautiful lady, so he expresses his love to her by offering some beautiful gifts. उसे कुछ सुंदर उपहार देकर के अपने प्रेम को व्यक्त करता है। क्या करता है? ही, आई मीन्स द वॉरियर, आई का मीनिंग यहाँ पर वॉरियर है। वह आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, उसने उसके गले में पहनने के लिए एक माला बनाई सुगंधित फूलों से। वॉरियर ने जब उसके प्रेम में वह पड़ जाता है, उससे आसक्त हो जाता है, तो अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए वह उसे फूलों की माला बना करके पहनने के लिए देता है। एंड ब्रेसलेट्स टू, और उसे सुगंधित फूलों से कंगन भी बना करके देता है, चूड़ियाँ बना करके देता है।
एंड फ्रेग्रेंट जॉन, जॉन मीन्स बेल्ट, और सुगंधित, फ्रेग्रेंट मीन्स सुगंधित, सुगंधित फूलों से एक करधनी बनाकर देता है, करधनी मीन्स बेल्ट बनाकर देता है। ये चीजें उसे प्रेम उपहार के रूप में भेंट करता है। तो व्हेन द वॉरियर ऑफर्स ए गार्लैंड, बैंगल्स एंड बेल्ट मेड ऑफ scented flowers, she accepts these gifts given by the warrior, and she looked at me as she did love, और उसने उसके ऊपर इस प्रकार से देखा उसकी ओर जैसे वह भी उसे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने प्यार भरी आहा भरी, स्वीट मोन मीन्स प्यार भरी कराहट ली। तो जब वॉरियर उस सुंदर स्त्री को प्यार के प्रतीक, प्यार के उपहार भेंट करता है तो वह उसकी ओर ऐसे देखती है जैसे वह भी उसको प्यार करती हो, और उसने प्रेम भरी कराहट ली। द पोएट सेज व्हेन द वॉरियर is attracted by the beauty of the lady, he offers her many gifts. He offers her a garland of sweet scented flowers. He offers her bangles also made of scented fragrant flowers. He offers her a belt of sweet flowers. When he offers her these gifts, she looks at the warrior and expresses her love also for the warrior, and she makes a sigh full of love. She makes a sigh full of love. वह भी उसको प्यार भरी आहा भर करके अपने प्यार को व्यक्त करती है। She expresses her love when she takes a sigh full of love. Now come to the stanza number 6. जब वह सुंदर स्त्री भी वॉरियर की ओर प्यार भरी दृष्टि से देखती है तो वॉरियर को आश्वासन हो जाता है कि वह भी उसे प्यार करती है, उतना ही प्यार करती है जितना उसे वह प्यार करता है। तो उसके प्रेम में आश्वस्त होकर के वॉरियर क्या करता है, पोएट को क्या बताता है? आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, 4 साइड लॉन्ग वुड सी बैंड एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग। When the poet says that when the warrior is assured about the love of the beautiful lady for him, he seats her on the back of his फास्ट रनिंग हॉर्स। पेसिंग स्टीड कहते हैं तेज गति से चलता हुआ घोड़ा। स्टीड मीन्स हॉर्स, पेसिंग मीन्स फास्ट रनिंग, तेज गति से दौड़ते हुए घोड़े पर उसको बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और उस योद्धा ने पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, नथिंग एल्स सा कुछ भी नहीं देखा सिवाय उसको देखने के। उसको घोड़े पर बिठाया और उसे वनों में घूमता रहा और पूरे दिन उसको ही निहारता रहा, उसको ही देखता रहा, और उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं देखा, इतना वह उस पर आसक्त था।
4 side-long would she band and sing a fairy song. वारियर बताता है कि 4 साइड लॉन्ग एक तरफ एक और वुड सी बैंड वह झुकती थी, बैंड में झुकना। तो वारियर पोएट से बताता है कि घोड़े पर बैठ करके वह सुंदर स्त्री कभी एक ओर झुकती कभी दूसरी ओर झुकती थी, बैंड में झुकना। इस प्रकार से एक ओर को झुक करके फिर दूसरी ओर को झुक करके वह वारियर को देखती थी और उसे आकर्षित करती थी। एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, और जब वे घोड़े पर घूम रहे थे, सैर कर रहे थे, तो उस सुंदर महिला ने एक गीत गाया। ए फेरी सॉन्ग, परियों का गीत, बहुत ही सुंदर था, कर्णप्रिय था। वारियर उसके गीत को समझ तो नहीं सका, लेकिन वह उस गीत के माध्यम से अपने प्रेम को व्यक्त कर रही थी। See it once again. When the warrior is assured, is confirmed that the beautiful lady also love him as much as he loves her. He has seated her on the back of his horse. The horse was moving fast. The warrior, he saw nothing else but the beautiful lady the whole day. 4 side-long would she band. She bends. Sometimes she bends to one side and sometimes she bends to the other sides. Thus, she continues looking at the warrior to express her love. And while they were moving on the horseback, she sings a song to attract the warrior. The song was very sonorous, was very sweet, express. The song was very beautiful and attractive, but the warrior cannot understand it. He understand it only that she was expressing her true love for the warrior. तो ये 6 स्टैंजा हो गए स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट हम आपको, जो 6 इसके स्टैंजाज हैं, दूसरे पार्ट में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आई थिंक हमने आपको ये एक्सप्लेन किया, इससे आप नोट्स बना सकते हैं, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी आपके साथ साथ अपना काम पूरा कर सकें। धन्यवाद।